हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के हमने दोस्तों उसके 5 वंश के बारे में पढ़ लिया है, जो कि है पहले गुलाम वंश, सेकंड खिलजी वंश, थर्ड है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश और लास्ट वंश हमने पढ़ा दोस्तों लोधी वंश। तो दोस्तों, यदि आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल काल। दोस्तों, आपने देखा था कि जो लोधी वंश का लास्ट शासक था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप हिस्ट्री में अपनी अच्छी पकड़ चाहते हैं कि आप हिस्ट्री का क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए और आप उसको आसानी से कर लें, तो दोस्तों हिस्ट्री में सिक्वेंस नाम की चीज़ आपके लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको हिस्ट्री जाननी है, हिस्ट्री समझनी है, तो आपको हर चीज़ को सिक्वेंस से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यदि आप वाकई में हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो आप सिक्वेंस से कोई भी चीज़ पढ़िए, ठीक है। तो मेरा कहना है कि आप पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप मुग़ल काल को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बिना बेस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है मुग़ल काल, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसके बाद हम आधुनिक भारत भी पढ़ेंगे, प्राचीन भारत भी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद दक्षिण भारत भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंश हैं उन सभी, दोस्तों आप यकीन मानिए कि ऐसा कोई भी वंश नहीं होगा या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम छोड़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर चीज़ आपको इस सभी वीडियोस में मिल जाएगी। बस आप फोकस होकर बैठिए, बड़ा ध्यान से देखिए, और आप जितना हो सके जो चीज़ आपको नहीं लगती हैं कि आपने ये सब चीज़ें पहले नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि दोस्तों इन वीडियोस में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको नॉर्मली बहुत जगह नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो आप आई होप कि यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं, जिससे आप जो भी आपको चीज़ें नहीं पता है उनको आप पॉइंट डाउन कर सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं मुग़ल काल, ठीक है। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले बाबर, जो कि है मुग़ल वंश का संस्थापक, ठीक है। दोस्तों, हम जो मुग़ल काल है उसको दो भागों में पढ़ेंगे। एक है 1526 से 1707 तक, क्योंकि दोस्तों 1707 वाला पीरियड है, यह पीरियड औरंगजेब का है। ये दोस्तों यहाँ तक ये ज़्यादा मुग़ल वंश का था शासन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल पर। इसके बाद दोस्तों इसका पतन बहुत निचले लेवल पे चला गया, मतलब धीरे धीरे चलता रहा, और लास्ट में 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह जफर जोधी को कैद करके रंगून भेज दिया जाता है और 1862 में उनकी मृत्यु रंगून में हो जाती है। दोस्तों यहाँ से मुग़ल वंश की आखिरी नींव भी, आखिरी एक जो कड़ी होती है वो भी टूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम बड़े डिटेल से देखने वाले हैं। मुग़ल काल अभी चलेगा बहुत दिन तक, तो बहुत दिन नहीं, मतलब बहुत सारे वीडियोस आएंगे मुग़ल काल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाबर, ठीक है। तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठिए, जिससे आपको बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगें, जिन्हों आपने पहले नहीं देखे हों या आपको नहीं पता हो, तो आप उनको पॉइंट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बात आती है बाबर की। बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से 1530, ठीक है। ये भारत के बारे में है दोस्तों, भारत में जब उसने आक्रमण किया था, पहला आक्रमण था, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में तुर्क के फरगना में हुआ था, ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में तुर्क के फरगना में हुआ था, और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर के परिवार से थे। दोस्तों इनके जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, यह तैमूर के 5वें वंशज थे। कौन से 5वें वंशज, ठीक है। और बाबर इनका तैमूर का 6वां वंशज था। इनके जो पिताजी थे तैमूर, मतलब उमर शेख मिर्ज़ा, वो जो वंशज थे, और जो बाबर था वह तैमूर लंग का 6वां वंशज था। और दोस्तों जो इनकी माता जी थी, मतलब कुतलुग निगार बेग जो थी वो चंगेज़ खां की परिवार से थी। और दोस्तों जो कुतलुग निगार बेग थी वह चंगेज़ खां की 15वीं मतलब 14वीं वंशज थी, 14वीं, ठीक है। जो उनकी माँ थी वह चंगेज़ खां की 14वीं वंशज थी, और बाबर उनकी मतलब माँ के बाद आया था, तो वह चंगेज़ खां का 15वां वंशज था, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखने हैं,
वह तैमूरलंग का छठवां वंशज था, ठीक है, छठवां वंशज था, और चंगेज खां का 15वां वंशज था। दोस्तों कभी कभी इनका दोनों दोनों वंशजों का योग पूछ लेता है, तो 6 + 15 21वां 21वां वंशज था, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, 21वां वंशज। तो दोस्तों अब इसके बारे में नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह फरगना का शासक बना, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1494 में, और इसका जन्म हुआ था 1483 में, 14 फरवरी। 14 फरवरी आप कैसे याद कर सकते हैं, वैलेंटाइन डे, वो तो आप सभी को याद रहता है, ठीक है ना, तो उसको याद करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह फरगना का शासक बना, ठीक है। और अगले 8 साल 1494 से 1502 तक तुर्की के समरकंद पर राज किया। दोस्तों ये जो तुर्की उस टाइम पर समरकंद था वह तुर्की में आता था, लेकिन अभी हाल में ये उज्बेकिस्तान वाले हिस्से में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सारी चीज़ें। दोस्तों नेक्स्ट है बाबर और सवानी खान। बाबर और सवानी खान के मध्य सरेफल का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर को पराजय मिली। दोस्तों आपको याद रखना है सवानी खान ने उनको हराया था 1501 में, ठीक है। आपको याद रखना है फैक्ट, 1501 में हराया था सवानी खान ने बाबर को। दोस्तों नेक्स्ट है 1504 में काबुल और कंधार पर राज किया। दोस्तों इन्होंने 1504 में काबुल और कंधार पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो आपको दोनों ही फैक्टर याद रखना है, काबुल और कंधार पर 1504 में आक्रमण करके वहाँ पर राज मतलब अपना शासन स्थापित किया था। और दोस्तों 1507 में इसने बादशाह की उपाधि ली थी, बादशाह। दोस्तों आपको याद होगा कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि लेते थे, सुल्तान, जो कि खलीफा द्वारा प्रदान की जाती थी, ठीक है। और लेकिन ये जो मुगल वंश में था वहाँ बादशाह की उपाधि ली जाती थी। तो आपको याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि सुल्तान किस वंश के लोग अपने आप को सुल्तान नहीं कहते थे, तो मुगल वंश के लोग अपने आप को सुल्तान नहीं कहते थे, वो अपने आप को क्या कहते थे, बादशाह, ठीक है। तो बादशाह 1507 में ली थी बाबर ने, बादशाह की उपाधि है, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी कंपेयर करके। नेक्स्ट है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत में पहला आक्रमण था बाबर का वह हुआ था 1519 में, ठीक है। वो कहाँ हुआ था दोस्तों, ये जो पानीपत का युद्ध हुआ है ये बाद में हुआ, उसके पहले उसने युद्ध किया था कहाँ पे, आक्रमण किया था 1519 में सिंध के बाजौर क्षेत्र में, बाजौर क्षेत्र में, ठीक है। तो आपको तो दोस्तों बाजौर क्षेत्र में उसने आक्रमण किया था, और यह आक्रमण हुआ था वहाँ की जो जनजाति थी यूसुफजई जनजाति, जनजाति पूछ सकता है, तो आप क्या रखना है यूसुफजई जनजाति पर आक्रमण किया था 1519 में, जो कि सिंध के बाजौर क्षेत्र में कहाँ रहती थी, जो भेरों के किला था, भेरों के किला, ठीक है। तो वहाँ पे उसने आक्रमण किया था और वहाँ पे जीत दर्ज की थी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जीत दर्ज की थी, ठीक है। उसके बाद बात आती है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आता दोस्तों, उसमें उसने आक्रमण किया था कहाँ, लोधी वंश के अंतिम शासक जो कि थे इब्राहिम लोधी, और उनको आमंत्रण दे के बुलाया गया था किसको, बाबर को, और दिया किसने था दोस्तों, लोधी वंश के ही जो वंश थे उनके चाचा कौन थे, इनके बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ जब आपने लोधी वंश पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार फिर से आप जान लेते हैं उन सब के बारे में। दोस्तों उनके जो चाचा थे दो, एक थे दौलत खान लोधी और एक थे आलम खान लोधी। तो दोस्तों दौलत खान लोधी थे पंजाब के सूबेदार, और जो आलम खान लोधी थे वह थे दिल्ली के सूबेदार। दोस्तों इन्हीं दोनों ने जो बाबर को आमंत्रण देकर बुलाया था कि आप इब्राहिम लोधी को हराइए, ठीक है। तो तब आया था बाबर, उसने सबसे पहले 1519 में वहाँ पे सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण करके जीत चुका था, तो वहाँ से आया था फिर वो 1526 में इब्राहिम लोधी को हराने, जो कि हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। 21 अप्रैल को हुआ था दोस्तों, 21 अप्रैल आपको याद रखना, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत, जो कि है हरियाणा में। दोस्तों इस युद्ध में इसने तुगलमा पद्धति का प्रणाली का इस्तेमाल किया था, और इसने उस्मानी विधि से अपने तोपों को आगे सजाया था। दोस्तों आपको ये बता दें इसमें पहले खाई होती थी आगे, तो इसने तोप लगा दी थी। दोस्तों ये वैसी सेम प्रणाली थी, यदि आपने एक मूवी आई थी अभी हाल ही के दिनों में बाहुबली, यदि आपने बाहुबली देखा हो तो उसमें जो कैकेयी के प्रति जब उसने युद्ध छिड़ जाता है, तो जो दोस्तों उसमें जो कटप्पा आगे खड़े हो जाता है, उसकी जो सेना ऐसी ऐसे करके लगा देते हैं, यहाँ बीच में कटप्पा खड़ा हो जाता है एक बड़ा सा शेर लेके, और इसकी जो सेना होती है, तो दोस्तों यही सब चीज़ें उसने जो पद्धति अपनाई थी वही दिखाई गई है किसमें, बाहुबली मूवी में,
ठीक है, तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि इसने। और दोस्तों ये पूछ लिया जाता है तुगलमा पद्धति, तो यही सब चीज़ें क्या थी, तुगलमा पद्धति थी। ठीक है, और उस्मानी विधि से अपने तोपों को आगे लगाया था इसने, यहाँ पे तोपें लगा दी थी और इसने यहाँ पे तुगलमा पद्धति यूज़ की थी। ठीक है दोस्तों, इनको इसमें एक बड़ा ही फैक्टर पूछा जाता है आपसे हर एग्ज़ाम में, तो नहीं पूछा जाता लेकिन कभी कभी जो यदि आपने बेसिक एग्ज़ाम में बहुत ही डीपली यदि पूछ लेता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दोस्तों इसको जो तोपें होती थी वो कहाँ से प्राप्त होती थी, जो बाबर को तोपें होती वो कहाँ से प्राप्त होती थी। तो दोस्तों आपको ये बता दें, जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ के वंश था एक तुलुप वंश। तो दोस्तों तुलुप वंश का जो शासक था कृष्णदेव राय। दोस्तों यह बहुत ही महान शासक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तुलुप वंश जब पढ़ेंगे तो दोस्तों यह था बाबर का समकालीन था। दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर का समकालीन कौन था, तो वह था कृष्णदेव राय। दोस्तों इसका समकालीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में और जो कृष्णदेव राय है उनकी मृत्यु हुई थी 1529 में। ठीक है, इसलिए यह इनको बाबर का समकालीन कहा जाता है। तो दोस्तों कृष्णदेव राय ही जो तोप होती थी वह बाबर को प्रोवाइड करवाते थे। और कृष्णदेव राय को प्रोवाइड कौन करता था तोपें, तो दोस्तों उनको पुर्तगालियों से मिली थी। ठीक है, तो वह पुर्तगालियों से मिलती और ये इनको प्रोवाइड कर देते, किनको, बाबर को। तो बाबर ने दोस्तों इस युद्ध में पहले तोपों का उपयोग किया था। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों इसके तोप चालक दो थे जो तोप चलाने का कार्य करते थे, पहला उस्ताद अली और दूसरा है मुस्तफ़ा खान। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान इसके दो तोपची थे। दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी थी, किसमें, पानीपत के युद्ध में, प्रथम युद्ध में। दोस्तों इसने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मॉस्को का निर्माण करवाया था। ठीक है, काबुली बाग और काबुली मॉस्को, तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है। दोस्तों इसने काबुल में एक सिक्का चलवाया था जो कि था चांदी के सिक्के चलवाए थे, शाहरुखी कॉइन्स। इसको दोस्तों शाहरुखी कॉइन्स भी बोल देते हैं और शाहरुखीस बोलते हैं, शाहरुखीस। आपको दोनों ही याद रखना है कि दोस्तों ये तैमूरियन एक शासक थे शाहरुख, और उन्होंने चलाया था। इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक फेमस से कोई शासक थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले चलाया था, उसी के तर्ज पे चलवाया था बाबर ने शाहरुखी कॉइन्स और बाबरी कॉइन्स। ठीक है, तो कंधार में इन्होंने चलाया था बाबरी कॉइन्स और काबुल में इन्होंने चलाया था शाहरुखी कॉइन्स। तो आपको दोनों ही फैक्टर याद रखने हैं, काबुल में उन्होंने चलाया था शाहरुखी कॉइन्स और कंधार में उन्होंने चलाया था बाबरी कॉइन्स। ठीक है दोस्तों, काबुल की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी थी। दोस्तों जब यह पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गए थे तो इस युद्ध में उन्होंने सैनिकों को बहुत सारे उपहार दिए थे। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो जनता थी वो बहुत प्रसन्न हो गई थी और उन्होंने उस उपहार के बदले उनका बड़ा हो गया था, क्योंकि तो उस चक्कर से उनको कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि। दोस्तों नेक्स्ट है, मुगल वंश की पहली राजधानी आगरा भी थी। ठीक है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश की राजधानी पहले आगरा थी, फिर बाद में लाई गई थी दिल्ली। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया जिसमें उन्होंने बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था दोस्तों, और इसमें किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, इसमें राणा सांगा को हराया था किसने, बाबर ने। दोस्तों ये जो पहला युद्ध है पानीपत का, ये लड़ा गया था आपका 21 अप्रैल 1526 में। डेट याद रखना दोस्तों, आपके अभी जो करंट के एग्ज़ाम्स है उनमें डेट पूछा जाता है, और हम हमेशा याद कर चले जाते हैं 1526 और वो पूछ लेता डेट, और वो डेट भी कैसी रहती है 21, 22, 23। हम दोस्तों कभी लॉजिक नहीं लगा पाते कि कौन सी होगी। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा जब भी करना है तो एक पूरी डेट याद रखनी है। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और दोस्तों जो दूसरा हुआ था वह 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों वह हुआ था 17 मार्च को हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध। दोस्तों जो पानीपत है वह हरियाणा में और जो खानवा है यह है यूपी में। दोस्तों इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के बीच हुआ था और इसमें राणा सांगा को इसने हरा दिया था। लेकिन दोस्तों इससे एक फैक्ट की बात याद आती है कि जब बाबर की जो सेना आई थी वह इस युद्ध में जब लड़ रही थी तो दोस्तों इनकी जो बाबर की जो सेना थी वह राणा सांगा के युद्ध को देख के और उनकी जो रणनीति थी उससे डर कर वो हट गई थी, मतलब पीछे भागने लगी थी। तो दोस्तों तब बाबर ने कहा था कि तुम जिहादी हो। जिहादी मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है धर्म की रक्षा करने वाला। जिहादी मतलब होता है धर्म की रक्षा करने वाला। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है। तो दोस्तों उसने बोला था
बाबर ने कि तुम जिहादी हो, तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो, तुम मेरे लिए नहीं अपने धर्म के लिए लड़ो। ठीक है, तो आपको ये एक फैक्ट याद रखनी है कि बाबर ने सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था। कब? खानवा के युद्ध में। और दोस्तों जब इसने खानवा का युद्ध जीत लिया था तो दोस्तों इसमें इसने क्या किया था, बाबर ने ली थी एक उपाधि। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि ली थी दोस्तों, गाजी। खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी, और गाजी का अर्थ है कभी ना हारने वाला। गाजी मतलब है कभी ना हारने वाला। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें महमूद लोदी जो कि उसने 1529 में अफगानों के विरुद्ध युद्ध किया था, उसमें महमूद लोदी का रहा था, और मेदिनी राय। राणा सांगा के बाद इसने इन्हीं दोनों को हराया था। तो आप आगे इनके बारे में देखेंगे। खानवा के युद्ध में दौरान इसने जिहाद का जिक्र किया था, वो आपको बता चुका हूँ। राणा सांगा को पराजित करने पर इसने गाजी को उपाधि ली थी, यही बता चुका हूँ दोस्तों। 1528 में, ये है 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध दोस्तों। इसमें बाबर ने मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, और इसमें मेदिनी राय की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि चंदेरी के युद्ध के दौरान बाबर ने जौहर देखा था। जौहर दोस्तों, जौहर क्या होता है दोस्तों? जौहर वो होता है जब मान लीजिए कोई यदि किसी राज्य का शासक है, राजा है, और वह युद्ध लड़ने जाता है, तो उस युद्ध में अगर उसकी पराजय हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो राज्य की औरतें रहती हैं वह अपने खुद के देह को या फिर जो भी करती हैं, तो वो खुद को आग में भस्म कर लेती हैं, उसमें आग में कूद जाते हैं ऐसे लगा के, तो वो जौहर कहलाता है। जैसे आपने दोस्तों अभी मूवी देखी होगी पद्मावत, यदि आई होगी तो दोस्तों, उसमें जब लास्ट में दीपिका पादुकोण जाके वो कूदने लगती है, और वो रणवीर सिंह जो खिलजी रहता है वो उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है, और वो उसमें जितनी भी औरतें रहती हैं राजघराने की, वो सब उसमें एक एक करके आग में कूद जाती हैं। तो दोस्तों वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जौहर। ठीक है, जिसमें अपनी वो स्वेच्छा से कूदती हैं। दोस्तों इसमें कोई जैसे फोर्सफुली नहीं रहता है, लेकिन जो पहले होता था सती प्रथा, वह फोर्सफुली होती थी। तो दोस्तों आपको दोनों में फैक्ट याद रखना है, मतलब डिफरेंस याद रखना कि जौहर में अलग होता है, जौहर में स्वेच्छा से करते थे, जो रानी होती थी वह स्वेच्छा से करती थी, कोई फोर्सफुली नहीं करते थे। लेकिन जो सती प्रथा होती थी उसमें दोस्तों वो फोर्सफुली होता था, मतलब यदि आपको उनका पति की डेथ हो गई है तो उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उनको करना ही पड़ेगा उनके साथ। तो इसमें दोनों अलग होते हैं चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और दोस्तों आपको ये चंदेरी का युद्ध हुआ है, ये हुआ था आपका 15 जनवरी 1528 को, और ये चंदेरी कहाँ है? ये एमपी में है। तो आपको दोनों ही याद रखना है, 15 जनवरी 1528 को हुआ था, और चंदेरी है एमपी में, एमपी के अशोकनगर ज़िले में दोस्तों, अशोकनगर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 1527-28 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो कि मीर वाकी ने करवाया था, बाबरी मस्जिद का निर्माण। दोस्तों मीर वाकी कौन था? दोस्तों अभी अयोध्या मामला भी हाल ही में बहुत चर्चित में था, तो इससे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है करंट के उसमें भी, कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों वह था मीर वाकी, जो कि था बाबर का सेनापति। ठीक है, बाबर के सेनापति के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध। दोस्तों ये जो घाघरा है यह है बिहार में। ठीक है, और जो युद्ध लड़ा गया था 1529, ये 6 मई 1529 को लड़ा गया था। कब? 6 मई 1529 को लड़ा गया था दोस्तों। जो घाघरा है वो बिहार में, आपको बता चुका हूँ। इसमें बाबर और अफ़गानों के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। अफ़गानों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? वह किया था महमूद लोदी ने, जो कि अफ़गान थे। ठीक है, तो बाबर ने महमूद लोदी को हराया था दोस्तों। इस युद्ध के बारे में आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि यह युद्ध दोनों जगह पर लड़ा था। कहाँ कहाँ पे? मतलब पानी और ज़मीन दोनों जगह पर लड़ा गया था। ठीक है, यह पहला युद्ध था जो कि पानी और ज़मीन दोनों में लड़ा गया था, स्थल और जल में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। इस युद्ध में भी बाबर ने अफ़गानों को पराजित किया था, और दोस्तों 1530 में मात्र 47 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मात्र 47 साल की उम्र दोस्तों, आपको याद रखना है। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, और दोस्तों 1530 में मृत्यु हो गई। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है कि 26 में खाना खाया, 27 में पानी पिया, 28 में चल दिया, और 29 में घर पहुंचा, और 30 में मर गया। ठीक है, तो आप ऐसे सिक्वेंस करके
जैसे भी आपको याद रखना है रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। पहले इसका मकबरा, दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1530 में, आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो पहले मकबरा बन गया था दोस्तों, इसको पहले ना आगरा में दफनाया गया था। तो इसका पहला जो मकबरा है वो आगरा में बना था, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। तथा बाद में इसे काबुल में, काबुल कहाँ, अफ़गानिस्तान, इसको इसलिए अफ़गानिस्तान ले गया था क्योंकि दोस्तों इसका जो पैतृक था ये वहीं का था, अफ़गानिस्तान से ही आया था। ठीक है, इसलिए तो उसको बाद में वहाँ शिफ्ट किया गया था। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि इसका जो पहले मकबरा बना था वह बना था आगरा में, और इसको बाद में शिफ्ट किया गया कहाँ, अफ़गानिस्तान में। दोस्तों इसने अपनी जो आत्मकथा थी तुझके ए बाबरी लिखी थी, तुझको ए बाबरी। ठीक है, तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी तुझको ए बाबरी, दोस्तों यह थी किसमें, तुर्की भाषा में थी। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी थी दोस्तों। और इसका जो पर्शियन मतलब पारसी में जो अनुवाद करवाया था वो अकबर ने करवाया था, किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना। आपको याद रखना दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था पारसी में अनुवाद। ठीक है, और जो दोस्तों इसकी जो बुक थी तुझके बाबरी, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये भी आपको याद रखना है, अंग्रेजी में अनुवाद भी पूछ लेता है, तो वह किया था बेवरीज ने। किसने, बेवरीज। ठीक है, तो बेवरीज ने किया था इंग्लिश में अनुवाद, और जो पारसी में अनुवाद किया था वह थे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है दोस्तों, इनकी जो बुक है ये बाबरनामा, तो दोस्तों इसकी जो बुक थी बाबरनामा, उसको एक इतिहासकार है एल्फिंस्टन, इतिहासकार एल्फिंस्टन थे, उन्होंने इसको एशिया का दर्पण कहा है। किसको दोस्तों, बाबरनामा को। दोस्तों जो बाबर के ऊपर एक रचित पुस्तक है बाबरनामा, उसको एशिया का दर्पण कहा है किसने, एल्फिंस्टन ने। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बुक है दोस्तों, जो बुक है किताब उल हिंद, किसने लिखी है, अलबरूनी ने। अलबरूनी कौन था दोस्तों, वह महमूद गजनवी के साथ आया था। और कब आया था दोस्तों, जब उसने थानेश्वर के युद्ध किया था, कब, 1014 में। थानेश्वर के युद्ध के टाइम पर ही आक्रमण जब उसने किया था 1014 में, तो उस आक्रमण के साथ आया था अलबरूनी, और उसने ही पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद। दोस्तों उसको बोला जाता है भारत का दर्पण, उस किताब को बोला जाता है भारत का दर्पण। और जो बाबर के ऊपर लिखी गई है बाबरनामा, दोस्तों इसको बोला जाता है एशिया का दर्पण। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, एशिया का दर्पण। और दोस्तों जो बाबर था इसने एक पद्य शैली को विकसित किया था। ठीक है, जो मतलब पद्य शैली की शुरुआत की थी वो कौन सी थी, मोबियान, एक पद्य शैली, मोबियान, मोबियान, मोबियान। दोस्तों यह एक लिखने की कला थी, लिखने की कला थी। ठीक है, मोबियान। तो इसकी शुरुआत भी किसने की थी, बाबर ने। तो आपको ये दोनों ही सारी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। बागवानी और ढोल नगाड़ों का शौकीन था, ढोल नगाड़ों का। तो दोस्तों बागवानी, बाबर ने बहुत सारे बाग बनवाए हैं दोस्तों। आपको याद होगा कि इसने बहुत सारे बाग बनवाए हैं, बहुत सारे ढोल नगाड़ों का इसको शौक था। तो इसके कुछ बाग हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको पॉइंट आउट कर लीजिए दोस्तों। इसने जो एक बाग बनवाया था उसको बोलते हैं बहता हुआ बाग, मतलब बहता हुआ, फ्लोइंग। ठीक है, बहता हुआ बाग। सेकंड है महलों का बाग, तीसरा है छत्तर का बाग, और चौथा शौर्यता का बाग। इसी प्रकार इसने बहुत सारे बाग बनाए थे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बाग हैं जिनके बारे में आप लिख लीजिए। पहला है बहता हुआ बाग, महलों का बाग, छत्तर का बाग और शौर्यता का बाग। दोस्तों एक अधिकतर जब भी बाग के बारे में यदि कोई पूछता है, बाग मतलब बागवानी वाले क्षेत्र में, तो वह उससे हमेशा बाबर से ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद है, एक तरीके से अपवाद ले लीजिए कि जो शालीमार बाग है, शालीमार बाग, तो इसका निर्माण करवाया था किसने, जहांगीर ने। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। अधिकतर जो बाग हैं वो बाबर ने ही निर्माण करवाए थे, लेकिन जो पूछे जाते हैं, लेकिन जो एक पूछा जाता है वह है शालीमार का बाग, जिसको निर्माण करवाया था जहांगीर ने। ठीक है, तो जहांगीर ने निर्माण करवाया था। तो आपको ये फैक्ट याद रखनी है दोस्तों। बाबर से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आखिरी है आप इसके बारे में, कि दोस्तों जो एक इसने वाक्य बोला था कि काबुल की गरीबी अब मुझसे देखी नहीं जाती है, मतलब काबुल की गरीबी अब मुझसे देखी नहीं जाती है, किसने कहा था, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये मतलब बहुत यूनिक टाइप से है कि बहुत क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, बट ये पूछा जा चुका है कि काबुल की गरीबी अब मुझसे देखी नहीं जाती है, यह बात किसने कहा था दोस्तों। तो दोस्तों यह बात कहा था बाबर ने, क्योंकि यह वहीं का पैतृक था और इसको बाद में वहीं दफनाया गया
आगरा से ले जा करके। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा बाबर। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको जो भी इसकी जो जानकारी थी वो आपको इंपॉर्टेंट लगी, जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, यदि आपको लगे कि हाँ ये बहुत ही डीपली है या मैंने आपको बहुत सर्च करके आपको बताया है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही आगे बहुत से ढेर सारी जानकारी हैं जो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।